हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जो काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी उसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वान डर वाल ने क्या करेक्शन किए। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, ये हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = RT, वो आदर्श गैस समीकरण थी। उसमें कुछ करेक्शन करके वान डर वाल ने एक नई समीकरण डेवलप की। उससे हम ये देख सकते हैं, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी हम उस समय ये कंसीडर करते थे स्टार्टिंग में कि जो गैसियस मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, सो फ्रीली सभी डायरेक्शंस में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। मगर जब हमने देखा कि जो वास्तविक व्यवहार है, जो रियल बिहेवियर है किसी भी गैस का, क्योंकि बहुत सारी गैसें मौजूद हैं, तो जो वास्तविक बिहेवियर है वो ऐसा नहीं था। जब उसका अध्ययन किया गया तो उसमें हमने ये देखा कि पार्टिकल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं, और उन पार्टिकल्स का साइज भी नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये कुछ दो करेक्शन करके वान डर वाल ने एक नई इक्वेशन डेवलप की आइडियल गैस इक्वेशन से। तो वो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन ये है कि हम इसमें वान डर वाल ने जो क्या करेक्शन किए और क्या इक्वेशन डेवलप की वो इक्वेशन डेवलप करेंगे, और उसके बाद क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तीन तरह के क्रिटिकल कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स होती है इसके अंदर तीन तरह के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन्हीं के चेंज के साथ कोई भी गैस अपना बिहेवियर चेंज करती है। जब किसी गैस में कोई चेंज होता है, बेसिकली गैस की चेंज के लिए जो जिम्मेदार होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैसीय सिस्टम की तभी चेंज होगी जब उसका या तो प्रेशर, या तो वॉल्यूम, या तो टेम्परेचर, इन तीन में से कोई भी एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज हो। और इन तीन ही जो पैरामीटर्स की सहायता से एक इक्वेशन डेवलप की गई। उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर प्रेशर किसी गैस का इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, और अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर करें तो क्या होगा। उसी की सहायता से तीन नियम बनाए गए। जो तीन साइंटिस्ट हैं जिसे आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक लॉ। तो इन तीनों नियम में इन्होंने इन्हीं तीन पैरामीटर्स की जो इंडिपेंडेंसी को और डिपेंडेंसी को शो किया। तो इन तीन पैरामीटर की सहायता से पूरी थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं तीन पैरामीटर पर डिपेंड है। यही थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल P, V और T, इसी से हम एक गैस की इक्वेशन डेवलप करते हैं। हम ये जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। यहां पर मैं आपकी सहूलियत के लिए बताऊं, P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V उस गैसियस कंटेनर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और R रिडबर्ग गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। देखिए R रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, जब हम फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स के अंदर आप जब बात करते हो उसी के अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी होती है, उसी के अंदर ऑप्टिक्स लेजर भी होती है, उसी के अंदर पार्टिकल फिजिक्स भी होती है, उसी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है, उसी के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स भी होती है, उसी के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स भी होती है। तो जब हम देखते हैं किसी साइंटिस्ट का स्पेशल नाम, ये कांस्टेंट एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है, रिडबर्ग के नाम से, तो हम कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है। जब हम रिडबर्ग को याद करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अगर बात हो रही होगी तो या तो गैस की हो रही होगी या एटम की हो रही है, क्योंकि जब हम बोहर थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां भी रिडबर्ग का रोल होता है। तो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन किस साइड में है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायता करता है। तो PV = nRT के अंदर P प्रेशर, V वॉल्यूम और N नंबर ऑफ मोल है, किसी गैस के कितने मोल होंगे। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, और स्टार्टिंग में हम ये कंसीडर करते थे कि इन पार्टिकल्स के बीच में अगर ये कोई गैसियस कंटेनर है, तो इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल सरफेस पर हैं। तो जब हम ये मान रहे थे कि हम एक आइडियल गैस के लिए कंडीशन डेवलप कर रहे थे, तो हम ये मानते थे कि इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, ये एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते।
मगर जब हमने रियल बिहेवियर की बात की तो हम ये देखते हैं कि इन पार्टिकल का साइज भी नेग्लिजिबल नहीं है और ये एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो वान डर वाल ने दो करेक्शन किए। वान डर वाल भी एक साइंटिस्ट का नाम है जो आइडियल गैस की कंडीशन में जो दो मॉडिफिकेशन किए वो इन महान वैज्ञानिक ने किए। वान डर वाल करेक्शन। तो इन्होंने जो पहला करेक्शन किया, करेक्शन ऑफ फाइनाइट साइज, और दूसरा करेक्शन जो किया अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो पहला करेक्शन था, करेक्शन ऑफ फाइनाइट साइज, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो गैसियस पार्टिकल हैं उनका कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज होता है, वो भी स्थान घेरते हैं। जब हमने आइडियल गैस की बात की तो जब पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल किया तो हमने उसमें वॉल्यूम को रख लिया v। जो वॉल्यूम v था वो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम था। क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज हमने नेग्लिजिबल मान लिया, इसलिए हमने टोटल स्पेस को फ्री मान लिया, वो जो घूमने के लिए इंडिपेंडेंट है। मगर वान डर वाल ने ये बताया कि पार्टिकल्स का साइज कुछ ना कुछ होता है। अगर ये एटॉमिक साइज या एक पार्टिकल साइज हो और इसकी अगर हम रेडियस को r और डायमीटर को d मान लेते हैं, ये इसका डायमीटर d हो, और अगर इस क्यूब की लेंथ को l मान लेते हैं, तो जब ये पार्टिकल इस सरफेस से, इनका नाम हम रखते हैं A, B, C और D, जब ये गैसियस मॉलिक्यूल या पार्टिकल सरफेस या लेयर AB से CD तक मूव करता है तो ये 12L डिस्टेंस कवर ना करके L माइनस D डिस्टेंस कवर करता है। तो इस पार्टिकल के द्वारा AB से CD तक और CD से वापस AB तक आने में टोटल कवर डिस्टेंस 12 ना होकर 12 माइनस 2D होती है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है, इनके द्वारा भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरा जाता है। तो जो आइडियल, सपोज करो आइडियल वॉल्यूम VI हो, तो रियल गैस के केस में जो वॉल्यूम होगा वो कुछ ना कुछ कम होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये B एक कांस्टेंट है और B कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो आइडियल गैस में जहां हम वॉल्यूम लिखते थे वहां पर अब हम V माइनस B ये टर्म को इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा करेक्शन जो उन्होंने किया, अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, इसीलिए अब जब ये देखते हैं हम कि ये पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। इस पार्टिकल को चारों तरफ से सभी पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर फोर्स लगा हुआ है सभी डायरेक्शन से। ये पार्टिकल है, इसके पास भी, इसके तरफ भी चारों तरफ से फोर्स लगा हुआ है, जो कि ये सभी फोर्स इक्वल है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए ये पार्टिकल स्पेस के अंदर फ्री है। मगर जो पार्टिकल बाउंड्री पर हैं उन पर एक अनबैलेंस फोर्स काम करता है। इसीलिए जब ये पार्टिकल्स किसी दीवार की तरफ गति करते हैं तो इन पर एक अनबैलेंस फोर्स है, सभी तरफ से फोर्स इक्वल नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता है, सो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम कम हो जाता है। और ये जब किसी दीवार से जाकर टकराते हैं तो ये कम प्रेशर से और कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कम मोमेंटम से टकराते हैं। तो इनका जो प्रेशर है
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑन एनी सरफेस और एनी वॉल ऑफ द कंटेनर इज लेस देन द रियल वैल्यू। सो हम ये देखते हैं प्रेशर exerted by gas particle अब ये देखिए आप, अगर ये पार्टिकल सरफेस के पास है तो इसको जो अट्रैक्ट करते हैं वो दूसरे पार्टिकल, अगर उनकी काउंटिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इसलिए मोमेंटम को कम करेंगे। तो ये सारा जो इश्यू है, जो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना फोर्स लगाता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी डेंसिटी है कंटेनर की, कंटेनर के अंदर गैस की। अगर डेंसिटी या गैसियस पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो अप्लाई फोर्स या अप्लाई प्रेशर है किसी दीवार पर, वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब दो तरह की डेंसिटी है कि वॉल के पास कितने पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह आप काउंट कर पाओ, तो अगर ये डेंसिटी कम है तो प्रेशर कम होगा, और जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डेंसिटी कम है तो भी प्रेशर कम होगा। तो दो तरह की डेंसिटी हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस पार्टिकल है, या रिड्यूस प्रेशर भी कह सकते हो आप, रिड्यूस कि कितना प्रेशर कम होता है प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर। डेंसिटी स्क्वायर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कंटेनर की दीवार के पास कितने पार्टिकल है जो फोर्स लगाते हैं और कितने पार्टिकल है जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों डेंसिटी से कंसर्न है। इसीलिए रिड्यूस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर। अब चूंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो रिड्यूस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। आप इसको एक बार यहां तक नोट कीजिए, मैं स्पेस करके सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूं। अभी थोड़ा सा यहाँ जगह ठीक नहीं बची। तो आपने ये देखा, हमने ये बताया कि जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, मैं इसको सिस्टमेटिक लिखता हूं, रिड्यूस्ड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लेता हूं तो इज इक्वल टू a/v स्क्वायर रख लेता हूं। क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं इसको फॉर 1 मोल लिखता हूं, फॉर 1 मोल गैस, सो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। इसको मैं 1 कर लेता हूं। ओके, ठीक है। तो अब ये हम जानते हैं कि जो प्रेशर है, रिड्यूस प्रेशर, वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि P आइडियल इज इक्वल टू PI माइनस बीटा। बीटा मैंने इस फैक्टर को मान लिया है जब जिसको जरूरत पड़ती है। तो P आइडियल प्रेशर, क्योंकि हमने बताया है कि जो रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कुछ ना कुछ कम होगा, इसीलिए P इज इक्वल टू PI माइनस बीटा, और P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस बीटा, और P प्लस A/v स्क्वायर। सो ये, अब चूंकि आइडियल गैस के लिए आइडियल इक्वेशन P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू RT। सो ये दोनों वैल्यू एक हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की है, V I इज इक्वल टू V माइनस बीटा। तो V आइडियल इज इक्वल टू V माइनस बीटा, P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस A/v स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं तो मैं ये पाता हूं कि P प्लस A/v स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यही है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। अब ये इतना सारा सॉल्यूशन होने के बाद हमने ये देखा, अब हम बात करते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं? जब किसी गैस का, जो गैस के फेवर की कंडीशन होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। गैस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड्रूज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एंड्रूज भी एक साइंटिस्ट का नाम है।
तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी गैस के लिए प्रेशर की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर की वैल्यू मतलब ज्यादा होगी, तो गैस बिहेवियर होता है, गैसियस बिहेवियर। क्योंकि जब गैसियस पार्टी ये प्रेशर कम होगा मींस गैसियस पार्टिकल्स उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा। सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल भाषा में कि कौन सी कंडीशन है जो गैसियस कंडीशन के लिए फेवरेबल है। अगर गैसियस पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में अगर प्रेशर बहुत कम है, वो अगर बहुत दूर उनका सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे पर प्रेशर बहुत कम लगाते हैं। जरा महसूस करो कि जो पार्टिकल है, मान लिया ये बहुत दूर दूर पार्टिकल है, तो इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा सेपरेशन है तो ये एक दूसरे पर कोई प्रेशर भी कम लगाते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर है तो मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। अगर मैं ये टेम्परेचर को कम करता हूँ और प्रेशर को हाई करता हूँ, तो प्रेशर हाई करने का मतलब है कि मैं इनको कंप्रेस करता हूँ, और कंप्रेस करने के बाद ये पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। और जब ये पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि इनका मूवमेंट शिथिल हो जाना या मूवमेंट रुक जाना। तो जब इनका मूवमेंट कम हो जाएगा और कंप्रेस होकर पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, इनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और जो कि गैस को गैस से लिक्विड की तरफ ले जाएगा। और उस कंडीशन पर हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जब चेंज होती है तो उसको कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो वो टेम्परेचर अब ये टेम्परेचर हाई वैल्यू है। अब जब इस टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो कहां तक वो इस टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई होती रहेगी प्रेशर के इंक्रीज करने से। तो वो टेम्परेचर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इसको एंड्रूज ने कैसे एक्सप्लेन किया, ये मैं आपको कर्व से दिखाता हूं। यहां पे बना देता हूं मैं इस कर्व को। एंड्रूज कर्व, ANDREW, एंड्रूज कर्व। एक्चुअली एंड्रूज ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बिहेवियर समझाया, तो मैं उसी कर्व की सहायता से आपको बताता हूं। इन्होंने बनाया आइसोथर्म। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म का मतलब होता है कि आइसोथर्मल मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस गैस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोथर्म। और आइसोथर्मल बिहेवियर क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो जब P और V के बीच में हम आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं तो जो उसका आइडियल बिहेवियर होता है वो इस टाइप का होता है। अगर मैं इस एक्सिस पे प्रेशर को लेता हूं और इस एक्सिस पर V को लेता हूं, तो जैसे जैसे हम किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। आप देखिए, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर कोई गैसियस पार्टिकल भरे हुए हैं और जैसे जैसे आप उस गैसियस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, उनका प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही आप उसका साइज कम करोगे, मीन्स कम साइज में ज्यादा पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इसीलिए ये जनरल थिंग है। जरा आप महसूस करो कि 15 लीटर के सिलेंडर में आप 2 लीटर गैस भर दो और 15 लीटर के सिलेंडर में आप 15 लीटर गैस भर दो। तो जब 15 लीटर गैस भर दोगे तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा और वो उसी वॉल्यूम में है। अब जब 2 लीटर गैस है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स दूर दूर है, इसलिए प्रेशर कम है। तो जब आप देखिए कि प्रेशर घटाने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये जनरल आइसोथर्म कर्व है। जब एंड्रूज ने ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये इस तरह का कर्व आया। ये टेम्परेचर उन्होंने 13 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया, ये 21, ये 35, ये 48 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया। तो जब हमने ये इस टेम्परेचर पर अध्ययन किया तो ये देखा कि जैसे जैसे हमने प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ गया।
पर इस टेम्परेचर पर आने के बाद ये जो है ये है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन का मतलब ये है कि इस प्रेशर की इस वैल्यू पर गैस लिक्विफाइड होती है, गैस गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्योंकि ये इस रीजन में ही चेंज होती है, इसीलिए इस टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर अगर 35 डिग्री है मान लिया, तो इस टेम्परेचर से ऊपर करने पर आप कितना भी प्रेशर कम कर लो, गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। तो ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो गैस का, तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो इस टेम्परेचर को हमने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम होगा उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम, और किस प्रेशर पर गैस उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होती है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। सो इसी बेस पर तीन तरह के इन्होंने कांस्टेंट बताए, क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब हम एक इसी वान डेर वाल गैस इक्वेशन की सहायता से वो तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक बार इसको यहां तक नोट कीजिए, मैं स्पेस करके क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू, किससे? वान डेर वाल गैस इक्वेशन की सहायता से। अब वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या थी उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। P प्लस A ओवर वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P प्रेशर है, ये आइडियल प्रेशर, रियल प्रेशर है, और V वॉल्यूम है गैसियस कंटेनर का। V माइनस बी वो टर्म है जो अब फ्री वॉल्यूम है रियल गैस के केस में, ये आइडियल वॉल्यूम नहीं है, ये टोटल वॉल्यूम नहीं है। तो अब हमें यहाँ से क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जो कि कौन से हैं? क्रिटिकल कांस्टेंट Pc क्रिटिकल प्रेशर, Tc क्रिटिकल टेम्परेचर और Vc क्रिटिकल वॉल्यूम। अब हम इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू एक एक करके निकालते हैं। वो हम निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से, इसको डिफरेंशियल करके देखना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू आर टी ओवर, इस वैल्यू को इसके नीचे पुट कर देता हूं, V माइनस बी माइनस ए ओवर वी स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन से मुझे एक बात तो साफ हो रही है, ये कर्व अगर मैं v की वैल्यू को इनफाइनाइट कर देता हूं तो p वहां पर 0 हो जाएगा, मीन्स 0 को टेंड करेगा। मगर p की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो v 0 को टेंड नहीं करेगा, v की वैल्यू b तक, मिनिमम वैल्यू b तक हो सकती है, मीन्स वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये रीजन, ये मिनिमम वैल्यू जो होगी ये होगी b। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में v लेस देन b होगा तो p की वैल्यू निगेटिव होगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो p कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए v की वैल्यू कभी भी b मीन्स उस कांस्टेंट, मीन्स वो वॉल्यूम जो गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है उस वॉल्यूम से कभी भी कम नहीं होगा। क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं जिस वॉल्यूम के अंदर हैं उन पार्टिकल्स का वॉल्यूम उस बॉडी से ज्यादा हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसीलिए v की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, इसीलिए v की वैल्यू कभी भी b से कम नहीं होगी। b तो रिप्रेजेंट करता है उस वॉल्यूम को जो गैसियस पार्टिकल के द्वारा घेरा गया है, और v रिप्रेजेंट करता है उस कंटेनर के वॉल्यूम को। तो कभी भी उन पार्टिकल्स का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से ज्यादा हो ही नहीं सकता जिस कंटेनर के अंदर वो पार्टिकल है। तो इसीलिए v की वैल्यू कभी b से कम नहीं होगी और p कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम इसे ये देख पा रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि हम क्रिटिकल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस pc, tc और vc। तो उसके लिए हम देखते हैं, आप जरा इस कर्व से देखकर ये बताइए कि जो ट्रांजिशन रीजन है इसके अंदर जब कोई गैस लिक्विफाई होती है तो लिक्विफाई एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगी, और क्रिटिकल टेम्परेचर के रीजन में ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं dp इस कर्व से देखता हूं, dp ओवर dv इस रीजन के लिए, तो चूंकि dp की वैल्यू होती है 0 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू है,
तो यहाँ पर क्योंकि इसका जो प्रवणता है, जो इसका स्लोप है वो 0 है, तो स्लोप 0, इस वजह से इसका dp ओवर dv, क्योंकि dp ओवर dv इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो ये 0 है, तो मींस एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल dp ओवर dv इज इक्वल टू 0। सो उसी से d2p ओवर dv स्क्वायर भी 0 होगा। अब चूंकि p की वैल्यू ये है तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो जब मैं dp ओवर dv की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, dp ओवर dv इज इक्वल टू rt ओवर, इसका डिफरेंशियल कीजिए आप अपनी नोटबुक में, सिंपल डिफरेंशियल है वो आपको आना चाहिए, -2a ओवर v क्यूब। ओके, एट क्रिटिकल कंडीशन v इज इक्वल टू vc होगा, t इज इक्वल टू tc होगा और p इज इक्वल टू pc होगा। ये क्योंकि dp और dv वैल्यू नहीं होगी एट क्रिटिकल कंडीशन, स्लोप 0 होगा, तो ये वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं, और rt ओवर v माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर v की पावर 3। अब अगर मैं सेकंड टाइम डिफरेंशियल करता हूं d2p ओवर dv स्क्वायर, सो मैं निकाल लेता हूं यहां से -2rt ओवर v माइनस b की पावर 3, ये डिफरेंशियल आप अपनी कॉपी में करिए, प्लस 6a ओवर v की पावर 4। और अगर मैं, चूंकि ये भी 0 होगा डिफरेंशियल, सो 2rt ओवर v माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू 6a ओवर v की पावर 4। मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूं इक्वेशन a और इसको नाम देता हूं इक्वेशन b। अगर मैं इक्वेशन b डिवाइडेड बाय इक्वेशन a करता हूं तो मैं लिखता हूं 2rt एट क्रिटिकल कंडीशन, ये tc होगा, ओवर vc माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू 6a ओवर v की पावर 4, v इज इक्वल टू vc ओवर इस b अपॉन a, सो b अपॉन a इज इक्वल टू rt ओवर vc माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर v की पावर 3। सो rtc मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, और अगर मैं ये वैल्यू कैंसिल करता हूं और v की पावर 3 से v की पावर 4, तो हमारे पास बचा 2 ओवर vc माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन vc। So on solving we find 2vc is equal to 3vc minus 3v, so vc is equal to 3v। ये हमारा पहला क्रिटिकल कांस्टेंट है, मींस क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v। हमारा जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 3v के इक्वल होगा, v एक कांस्टेंट है, तो ये हम इसको क्रिटिकल, अगर हमारे पास वन डर वाल इक्वेशन में दो कांस्टेंट a और b की वैल्यू हो तो हम उन दो कांस्टेंट की सहायता से तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं दूसरा कांस्टेंट। यहां तक हमने निकाल लिया क्रिटिकल वॉल्यूम, तो vc की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर a में, when we put the value of vc in equation a, तो इक्वेशन ए में वैल्यू रखने पर RTC ओवर VC इज इक्वल टू 3b, सो 3b माइनस b 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर v इज इक्वल टू 3b, 2a ओवर 3b का क्यूब, ये रख लेता हूं।
सो अब सभी वैल्यू कांस्टेंट में है, तो आर टी सी इज इक्वल टू 2a/, 3 × 9 = 27, b की पावर 3, और ये वैल्यू इधर पहुंच जाती है तो 2 × 2 = 4 इंटू बी का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। सो 4 दूनी 8 a/27 br, TC इज इक्वल टू 8a/27 br। ए भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, 27 भी कांस्टेंट है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हम इस इक्वेशन की सहायता से निकाल पाए, और पीसी को भी हमने, अब टीसी को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म ऑफ कांस्टेंट वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी, और वीसी को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम तीसरा कांस्टेंट प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू पीसी इज इक्वल टू, अगर मैं ये वैल्यू, आप इसको नोट कीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, मैं आगे करता हूं। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब देखो Vc की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, Vc इक्वल टू 3V, और एक टेम्परेचर Tc क्रिटिकल टेम्परेचर की, इसको तो हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली 8a/27 br। अब हमारे पास बचा है प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अगर मैं ये इक्वेशन जो है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन से निकाली है, तो अगर मैं इसमें P इज इक्वल टू पीसी, T इज इक्वल टू टीसी और V इज इक्वल टू वीसी, मींस इसी इक्वेशन को क्रिटिकल कंडीशन में लेता हूं, तो मैं P इज इक्वल टू पीसी कर लेता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू प्रेशर की निकालना चाहता हूं, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू। तो आप देखिए कि पीसी इज इक्वल टू आरटीसी, आर टीसी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो टीसी की वैल्यू जगह 8a/27 br। ओके, अब नीचे है Vc माइनस बी, तो Vc इज इक्वल टू 3b माइनस बी माइनस a/3b का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप तबियत के साथ सोल्व कीजिए। 8a/r, r से r कैंसिल हो गया, सो अपॉन 27b इंटू 3b माइनस b इज इक्वल टू 2b, और इस माइनस a/3 × 9 b स्क्वायर। अब ये 9 ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे लिखता हूं 8a/27 दूनी 54 b स्क्वायर माइनस a/9b स्क्वायर। ओके, तो 9 6, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 6 54 हो गया। तो कैलकुलेशन सोल्व करके देखते हैं। तो 8 में से 2 गया 6, तो 2a/54b स्क्वायर, तो मीन्स a इज इक्वल टू 27b स्क्वायर। ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, आप देख रहे हैं ना। तो पीसी की वैल्यू भी हम निकाल पाए, पीसी इज इक्वल टू a/27b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम ऐसा भी वैसे कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने a और b की टर्म में निकाल ली, तो हम a की वैल्यू भी pc और tc और vc की टर्म में निकाल सकते हैं, और b की वैल्यू भी हम pc, vc और tc की टर्म में निकाल सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, और इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में सहायता मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंड्रूज ने कर्व ड्रॉ किया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो रियल गैस के जो थियोरेटिकल कर्व था उसके साथ कहां तक मैच करता है, और कहां उसके बाद उसमें डेविएशन आता है। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो हमने एंड्रूज कर्व ड्रॉ किया है, अगर मैं इसमें देखता हूं, यह है लिक्विफिकेशन ऑफ स्टेट, यह लिक्विफिकेशन स्टेट, तो मींस ये रीजन है जहां पर गैस लिक्विफाई होती है। तो अगर यहां पर प्रेशर की वैल्यू P1 हो, यहां पर प्रेशर की वैल्यू P2 हो, और यहां प्रेशर की वैल्यू P3 हो, तो जब टेम्परेचर हमारा गैस का कम होता है, मींस 13 डिग्री सेल्सियस से आप कोई भी मान लो, सपोज करो ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो कम प्रेशर की वैल्यू भी कम होगी जिस पर गैस लिक्विफाई होगी।
जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो तो आप प्रेशर की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। इसीलिए इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होती है, उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। और क्रिटिकल कंडीशन में जो गैस के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है, उसी को हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये तीनों कांस्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने वान डेर वाल के रिजल्ट से कैलकुलेट किए, और इन्हीं से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं, सो आप भी कर सकते हो। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।